यान बिंग। मर्डर डिपेंडेंस को कोरिया में 19 प्रतिबंधित फिल्मों का प्रतीक माना गया। वास्तविक घटनाओं पर आधारित हर हत्या पागलपन की हद तक भयानक थी। और भी डरावना था कि हत्यारा लाशों को अपने आंगन में दफनाता था। कहानी शुरू होती है जब सियोल के दक्षिण में 8 सुंदर महिलाएं गायब हो गईं। कहा जाता है कि उन पर काले रेनकोट वाले आदमी ने हमला किया। पुलिस ने 1 महीने जांच की पर कोई सुराग या लाश नहीं मिली। फिर एक बारिश के दिन हत्यारे के दोबारा हमला करने की संभावना थी। कप्तान ने तायसू और कीशी को गश्त पर भेजा पर वे आलस में पड़ गए। तभी तायसू की बहन क्यूंगसू अस्पताल से निकली, गर्भवती होने की खुशी में। उसने पति को फोन किया पर वह काम पर था तो वह खुद घर चली। सुनसान गली में अचानक एक रेनकोट वाला आदमी आया और उसे मारा। क्यूंगसू बेहोश हो गई और एक अजनबी कार में खींच ली गई। शेंग शियान घबराया और क्यूंगसू को फोन किया पर वह अब बेहोश थी। लाओ छुआन ड्राइव कर रहा था, फोन देखा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ध्यान भटकने से लाओ छुआन ने आगे की कार को टक्कर मार दी। दूसरा ड्राइवर उतरा पर लाओ छुआन तेजी से भाग गया, उसे हैरान छोड़कर। इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। तायसू वहां से गुजर रहा था तो जांच करने गया। मौके पर निशान देखकर लगा कि भागी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होगी, पर वह बिना कुछ किए चला गया, जो पूरी तरह अनुचित है। तभी तायसू को सड़क किनारे कुछ दिखा। पास जाकर देखा तो एक मोबाइल फोन था। हाल के युवा लापता केस की याद आई। तायसू ने तुरंत निदेशक को फोन किया। निदेशक ने झल्लाकर फोन काट दिया, पर तायसू ने ठान ली और उस गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। लाओ छुआन दुर्घटना स्थल से निकलकर पास के दमाई पहाड़ पर चला गया। यहां एक टिप्पणी है, अकेले फिल्म देखने से डरने वाले टैंटन जाकर गर्लफ्रेंड ढूंढो। टैंटन पर कई सुंदर और मीठी लड़कियां हैं। जल्दी करो, अगली बार डर लगे तो गर्लफ्रेंड को गले लगा सकते हो। लाओ छुआन ने झिंगशू का टखना पकड़ा और मरे सुअर की तरह खींचा। पीठ रगड़ने से झिंगशू को होश आया। उसकी पहली प्रतिक्रिया पेट बचाना था, पर लाओ छुआन का चेहरा क्रूर था। वह झिंगशू को जंगल में खींच ले गया। जब झिंगशू का गर्म खून लाओ छुआन के हाथों पर लगा, उसे अजीब उत्तेजना महसूस हुई। उसने बाहें फैलाई और खून धोने का आनंद लिया। तायसू 2 घंटे बाद पहाड़ की तलहटी पहुंचा। एकमात्र रास्ता कीचड़ से भरा था, पर उस पर 2 गहरे निशान थे। उसने तुरंत गैस दबाई और तेजी से पीछा किया। एक ट्रैफिक लाइट पर उन्हें कीचड़ से लथपथ एक कार मिली। तायसू ने जल्दी से उसे रोका। लाओ छुआन चुप रहा, पर स्टीयरिंग कसकर पकड़े था। वह भागने को तैयार था, पर तभी तायसू ने कार आड़ी कर दी। लाओ छुआन फंस गया, पर शांत दिखा, जैसे कुछ गलत नहीं किया हो। तायसू ने डिक्की खोली और अंदर ड्रिल आरी देखी। दिल धड़का। पिछली सीट खोली तो नीचे औरत के बाल मिले। हलचल की तो ताजा खून निकला। तायसू हैरान रह गया। वह पीछे हटा। एक औरत अविश्वास से ऊपर देख रही थी। लाओ छुआन तायसू की नजरों से नहीं बचा, बल्कि मुस्कुराया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कार की जांच की। डिक्की और कार में बहुत खून के निशान मिले। 8 तरह का खून मिला हुआ था, यानी लाओ छुआन वही युवा बौद्ध हत्यारा था जिसे वे ढूंढ रहे थे। केस सुलझ गया। निदेशक ने तायसू की तारीफ की। जब तायसू अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, तभी बहनोई ने फोन किया। कहा कि जोंगसू दोपहर से संपर्क में नहीं है। तायसू ने बहन के फोन की बैटरी खत्म होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी सहकर्मी को उस फोन का मालिक मिल गया।
नमस्ते, मैं लिन जेगे हूं। नमस्ते, मैं सुजिंग हूं। आपका पता 871-82238 शोज van Omberg है। यह स्पष्ट जानकारी सुनकर ताई सू अविश्वसनीय लग रहा था। वह तुरंत कक्ष में गया, लाओ छुआन को पकड़ा और पूछा, क्या यह जहरीला नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ताई सू ने लाओ के चेहरे पर लात मारी। उसके मुंह से खून निकला, पर खून की गंध से वह पागल हो गया। ताई सू और टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि वह अचानक पागल क्यों हुआ। उसने जल्दी से शादी कर ली। ताई सू समझा न सका, तुरंत बहन के घर गया। अभी भी उम्मीद थी कि उसने गलती की है, लेकिन रात के 10 बज चुके थे और बहन अभी तक घर नहीं आई थी। चिंतित देवर को देख ताई सू चुपचाप कमरे में गया। बहन के तकिए से बाल लिया, साक्ष्य में रखा। सेउंग गह्युन और चिंतित हुआ। सूंग और झिंग प्यार करते थे। ताइसू को नहीं पता था क्या कहे। उसे शांत रहने दिया, पर ताइसू के जाते ही सूंग गिर पड़ा। ताइसू इतना घबराया है, झिंगसू को कुछ हुआ होगा। झिंग के बाल का डीएनए कार के खून से मिला। वह लाओ की कार में थी, पर लाओ ने कुछ बताने से इनकार किया। झिंग को गायब हुए 10 घंटे हो गए। पुलिस ने सभी बल लगाए, पहाड़ और लाओ के घर की तलाशी ली। कुत्ते को आंगन में कुछ मिला। लाओ ने हत्या के बारे में शांति से बात की, बिना किसी अपराध बोध के। पूछताछकर्ता ने गुस्से में पूछा, क्या उसे दोष नहीं लगता? लाओ ने तिरस्कार से मुस्कुराकर कहा, अगर उसे शर्म होती तो वह हत्या न करता, लेकिन सौभाग्य से उसने जल्दी से कबूल कर लिया। झिंग शिवजौ पर्वत पर था। पुलिस को इसे खोजने के लिए जल्दी करने के लिए कहा। जिस स्थान पर लाओ छुआन ने कहा था वह पलट गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अभी अभी दफनाया गया है। ताइसू ने तुरंत भीड़ को एक तरफ धकेल दिया, जमीन पर घुटने टेक दी और उत्सुकता से खोद दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक प्लास्टिक बैग खोदा और सभी ने अपनी सांस रोक ली। लेकिन ताइसू ने उसे फाड़कर खोला और देखा कि उसमें कचरे का एक थैला था। लाओ छुआन ने उसे बजाया। ताइसू रोने को तैयार नहीं था और उसी समय उसके बगल में खोदा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और झिंगशिउ के जीवित रहने की संभावना कम होती गई और आरशे जो घर पर इंतजार कर रहे थे वे भी पूरी रात सो नहीं सके। उन्होंने झिंगशिउ के साथ ली गई तस्वीरों को देखा। अफसोस है कि वह दिन के दौरान लापरवाह थे। पता था कि अपहरण के मामले अक्सर होते हैं, लेकिन झिंगशिउ को लेने के लिए अलार्म नहीं जगाया। इस समय आरशी ने झिंगशिउ की एक सेल्फी के लिए फ्लिप किया, जो गर्भावस्था परीक्षण छड़ी पकड़े हुए था। तभी उसे अचानक याद आया कि झिंगशिउ ने पहले ही फोन किया था और कहा था कि उसके पास उसे बताने के लिए अच्छी खबर है। ऐसा लगता है कि झिंगशिउ गर्भवती है और आरशी को तुरंत चाकू की तरह महसूस हुआ। जमीन पर घुटने टेक दी और फूट फूट कर रोने लगे। और ताइसू के पास माउंट जॉ पर उसकी खोज करने के बाद पुलिस स्टेशन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जैसे ही वह पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया और पूछताछ की आधारशिला पर झुक गया और फिर लाओ छुआन को मुक्का मारा और लात मारी, लेकिन लाओ छुआन एक मरे हुए कुत्ते की तरह था और उसने अपने शरीर में दर्द की परवाह नहीं की। ताइसू की मुट्ठी ज्यादा देर तक नहीं गिरी। अब सिर्फ लाओ छुआन ही झिंगशिउ का ठिकाना जानता है। मुट्ठी भीख मांगने की मुद्रा नहीं है। यह सोचकर कि उसकी बहन खतरे में है, ताइसू कांप गया और घुटने टेक दिए। अपने पैरों पर घुटने टेकते हुए पुलिसकर्मी को देखकर लाओ छुआन को अत्यधिक संतोष हुआ। वह अपराध करने की पूरी प्रक्रिया में लिप्त था। पीड़ित का डर, पुलिस का पतन, पीड़ित परिवार का दुख और कृतज्ञता की हानि जैसे दो शब्दों ने उसे दूसरों से अधिक आनंद दिया। यह सुनकर ताइसू ने गुस्से में अपनी बंदूक खींची और दानव को नष्ट करना चाहा, लेकिन कारण ने उसे रोक दिया। वह एक पुलिसकर्मी था, वह लोगों को नहीं मार सकता था। डोंगशी ताइक्सिउ के मन में लाओ छुआन की बुरी मुस्कान, कानून उसके जैसों का उपदेश, पर सज्जनों की बेड़ी है।
जब तक सज्जन का विश्वास अटल है, ताइक्स्यू जैसे लोग अपराध नहीं कर सकते। बाद में लाओ चुआन पसीने से तर हो गया, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस उसे कब्रिस्तान ले गई। पीड़ितों के परिजन उसे देखकर फाड़ना चाहते थे, लेकिन लाओ चुआन ने यह देखा और फिर से ताजा हो गया। पत्नी बच्चे खोए संत भीड़ में छिपा, दिखने में बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही लाओ चुआन मुड़ा, संत ने चाकू निकाला उसे मारने के लिए, लेकिन संत के पास पहुंचने से पहले ही सतर्क पुलिस ने उसे गिरा दिया। फिर संत को काबू कर लिया गया। लाओ चुआन की नजर में चुनौती और गर्व था। पुलिस सुरक्षा में संत कुछ न कर सका। जल्द ही लाओ चुआन को अदालत ले जाया गया। 8 हत्याओं के लिए मृत्यु दंड मिला। लाओ चुआन ने यह फैसला सुना, वह लगभग हंस पड़ा, क्योंकि कोरिया में मृत्यु दंड मात्र दिखावा है, 17 साल से लागू नहीं हुआ है। इसलिए लाओ चुआन को आजीवन कारावास मिला। उसे न केवल लंबी अवधि का भोजन टिकट मिला, बल्कि पुलिस संरक्षण भी मिलेगा। पीड़ित परिवारों से बदले से बचाव, स्वतंत्रता के अलावा उसने कुछ नहीं खोया। यही है कोरिया में हत्या करने का फायदा। यह सुनकर संत ने निराशा में फांसी लगा ली। उसकी पत्नी बच्चे मरे, हत्यारा सुरक्षित, न्याय कहाँ है? लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। जब संत लगभग मर चुका था, अचानक रस्सी टूट गई। संत मरा नहीं, वह जमीन पर गिर पड़ा। शादी की फोटो टूटकर बिखर गई। संत ने दर्द से चीख मारी। उस पल से वह अब कमजोर भेड़ नहीं रहा, बल्कि बदला लेने वाला भेड़िया बन गया। लेकिन जेल में हत्या करना कितना आसान है, वह भी जब वह व्यक्ति लाओ चुआन हो। वह खूंखार तेंदुए जैसा था। जेल की पहली रात में ही उसने अपने साथी का कान काट दिया। तब से कोई उसके साथ नहीं रहा। लाओ चुआन को अकेला कमरा मिल गया। फिर उसने दिन रात कसरत शुरू कर दी। उसका आत्म अनुशासन असाधारण था। जेलर को लगा कि यह कैदी भागने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने उसे और व्यायाम न करने की चेतावनी दी, लेकिन लाओ चुआन ने अनसुना कर दिया। जेलर ने यह देखा और तुरंत चाबी निकाली। लाओ चुआन को सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन लाओ चुआन ने उसे आने के लिए ललकारा। लाओ चुआन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह नीले रंग से डरने वाला दुष्ट आदमी था। उसने एक बटुआ बनाया। वह रंगीन बालों वालों के लिए घाटे में आया। उसने मूर्खों के लिए लाल कोट खरीदा, ड्रैगन की तरह। रंगीन बालों वाले लोग, रंगीन खजाना, इतना क्रूर। लेकिन जब वह अधिकारी बना, सभी ने एक चीनी कंपनी खरीदी। लेकिन अधिकारी बनने पर स्कूट, वेतन, 4 देशों की कंपनी, अपने लोग, वह अच्छी बात। बस इस राज को बनाए रखो। ताइश्यू उसे नीचा दिखा सकेगा। उसे पता नहीं था कि एक खूनी साजिश पास आ रही थी। प्रसिद्ध गैंग के बॉस वू योंगशी क्लब जाते समय मारा गया। उसके साथ गई लड़की ने पूरी घटना देखी, लेकिन हमलावर बहुत तेज था। लड़की उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वू योंगशी की मौत के बाद उप प्रमुख नाइफिश ने पूरे गिरोह पर कब्जा कर लिया और नया बॉस बन गया। पुलिस को शक था कि नाइफिश ने वू को मरवाया, इसलिए ताइश्यू ने नाइफिश से पूछताछ की। वो योंगशी, क्या तुमने खुद ही आदेश नहीं दिया था? किसने आदेश दिया था? बॉस? अगर मैं बॉस होता, मुझे पहला संदिग्ध माना जाता। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें आदेश दिया गया था, इसलिए बॉस और लड़की बन गए। सच्चाई के संबंध में यह कोई बड़ी व्याख्या नहीं है। यह मैं नहीं हूँ। नहीं, ताइश्यू को नाइफिश पर विश्वास नहीं था, लेकिन जांच के बाद पाया कि नाइफिश ने हत्या का आदेश नहीं दिया था। मामला अटक गया। ताइश्यू को वू योंगशी से शुरुआत करके पूरे मामले को फिर से देखना पड़ा। जब वह वू के अंतिम संस्कार की निगरानी कर रही थी, तो उसने अचानक पाया 3 साल से लापता उसका बहनोई शेंगशियन अचानक श्रद्धांजलि देने आया। ताइश्यू हैरान थी। शेंगशियन तो सिर्फ एक प्रोग्रामर था, उसका गिरोह से क्या लेना देना। ताइश्यू तुरंत शेंगशियन के घर पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही खंडहर था। बहन की दुर्घटना के बाद से पहले का गर्म और सुंदर घर अब बेसुध पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहता ही न हो। ताइश्यू जाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर चाबी की आवाज आई। किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर गिरे फूलदान को देखकर वह मुड़कर भाग गई। ताइश्यू ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन वह व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा भागता हुआ सीधे मुख्य सड़क की ओर भागा। ताइश्यू उसे पकड़ नहीं पाई और बाहर निकल गई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने हाथ उठाया और धीरे से सिर ऊपर किया, ताइश्यू की आंखें फैल गईं। वह वास्तव में शेंगशियन था। एक साधारण प्रोग्रामर इतना चतुर कैसे हो सकता था? लेकिन ताइश्यू को पूछने का मौका नहीं मिला। शेंगशियन तेजी से दीवार फांद कर भाग गया। ताइश्यू पीछा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब तक वह संत के घर नहीं लौटा, पाया कि हर जगह जीवन के निशान थे। संत कहीं नहीं गए थे, बल्कि यहीं रह रहे थे। बाहर की गंदगी सिर्फ दिखावा थी। पर 3 साल में संत ने बहुत दुख झेला। मेज पर खरोंचें उनका लाओ चुआन को मारने का संकल्प दर्शाती थीं।
इस लक्ष्य के लिए संत ने कठोर अभ्यास किया और हत्या के तरीके सीखे। वो योंगशी की जानकारी से भरी दीवार देख ताइशू भ्रमित हो गया। संत लाओ छुआन को मारना चाहते थे, फिर वो योंगशी को क्यों मारा? दीवार पर वू के अलावा गैंग के दूसरे नेता स्वॉर्डफिश की तस्वीर भी थी। यह क्या मामला है? तभी स्वॉर्डफिश कार में जा रहा था, लेकिन अचानक संत पागल होकर स्वॉर्डफिश की कार को टक्कर मारते रहे, पर उनके टायर फट गए। वे भागना चाहते थे पर कार नहीं चली। फिर स्वॉर्डफिश के आदमी आ गए और संत की कार को तोड़ने लगे। वे ज्यादा थे, जल्द ही खिड़कियां तोड़कर संत को बाहर खींच लिया। संत मजबूत थे पर 20 गुंडों की मार सह नहीं पाए। मरते मरते गोली चली, ताइशू आ गया था। गुंडे भाग गए, संत भी। सब उलझ गया। ताइशू समझ नहीं पाया संत गैंग के नेताओं को क्यों मार रहे थे। उसने फिर जांच की और एक पुराने सदस्य से जाना वू और स्वॉर्डफिश पुराने बॉस सोंग के दोस्त थे, पर 5 साल पहले दोनों ने सोंग पर हमला कर उसे फंसाया। सबूतों के चलते सोंग को मौत की सजा हुई और उसकी ताकत वू ने ले ली। इस नजरिए से सोंग मिंगजू का वू योंगशी की हत्या करवाने का मकसद था। ताइक्सियू तुरंत सोंग मिंगजू से मिलने गया। जब सोंग ने वू की मौत की खबर सुनी, वो हंस पड़ी, पर ताइक्सियू को देखकर उसने अपनी हंसी रोक ली। सोंग मिंगजू साफ झूठ बोल रही थी। ताइक्सियू ने पूछा क्या उसने अर्शी को वू की हत्या का आदेश दिया था। सोंग ने कहा अब उसके पास कोई ताकत नहीं, कोई उसके लिए जान जोखिम में नहीं डालेगा। जेल रिकॉर्ड से पता चला कि सोंग से कोई नहीं मिला, वो बाहरी दुनिया से कट गई थी। फिर वो अर्शी से कैसे संपर्क कर सकती थी? ताइक्सियू को कोई सबूत नहीं मिला, पर जब सोंग ने सुना कि दाओयू का एक्सीडेंट हुआ है, उसने किताब में छिपा तेज लोहा निकाला। यह 2 साल से लाओ छुआन के लिए तैयार किया गया हथियार था। उस वक्त लाओ छुआन नहा रहा था। सोंग पहले गैंग लीडर थी, हमेशा चाकू से काम करती थी, पर लाओ छुआन के सामने उसने कई बार रहम दिखाया, उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई। लाओ ने सोचा सोंग कमजोर है, उसने सोंग को गिराया, मुंह में साबुन ठूंसा, लोहा छीना और सोंग पर हमला किया। लाओ की 3 साल की दबी हिंसा अब बाहर आई। उसे लगा कि औरत का मर्द को मारना भी उसकी विकृत इच्छा पूरी करेगा। जब गार्ड पहुंचे, सोंग मरने वाली थी। लाओ ने भी घायल होने का नाटक किया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। ताइक्सियू खबर सुनकर सोंग के पास पहुंचा। बूढ़ा आदमी ऑन ऑक्सीजन पर था। ताइक्सियू ने उसका मास्क हटाया और पूछा कि उसने आर्शी को कैसे हत्या का आदेश दिया। सोंग ने मुस्कुराकर कहा कि आर्शी ने खुद उससे संपर्क किया था। दरअसल आर्शी लाओ छुआन और उसकी जेल पर नजर रख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वहां एक और मौत की सजा वाला कैदी सोंग है, उन्होंने उसकी जांच शुरू की। पता चला कि वू और दाओयू ने सोंग को फंसाया था। सोंग के जेल जाने के बाद उसकी मां ने फांसी लगा ली। सोंग ने 1 दिन की छुट्टी मांगी ताकि वो अपनी मां को अंतिम विदाई दे सके। तभी आर्शी ने सोंग से संपर्क किया और उसे वू और दाओयू के धोखे का सबूत दिया। इसमें सोंग की मां की तस्वीरें थीं। उसकी मां ने खुदकुशी नहीं की थी, वू ने उसे मारा था और फिर खुदकुशी का नाटक किया था। सोंग ने पहले ही सुधर जाने का फैसला किया था, पर भाई के धोखे और मां की मौत ने उसे हिला दिया। यह कचरा, मैं उनके लिए मर जाऊंगा। इस तरह नफरत से भरे 2 लोगों ने हत्या का समझौता किया। सोंग मिंगजू सर्वश्रेष्ठ चाकू लड़ाकों में से एक है। अगर वह सचमुच लाओ छुआन को मारना चाहती तो मौका ढूंढ लेती, पर वह संत की शर्तों का पालन करके खुद पर वार करना पसंद करेगी, बजाय लाओ छुआन की जान लेने के। यह सुनकर ताइक्सी टूट गई और उलझन में पड़ गई कि संत लाओ छुआन को क्यों जीवित रखना चाहते हैं, वह क्या करना चाहती है। तभी लाओ छुआन के वार्ड के पास विस्फोटक गैस निकली। अस्पताल का फायर अलार्म बज उठा। सोने का नाटक कर रहे लाओ छुआन ने आंखें खोली। ये भागने का सुनहरा मौका था।
उसने बिना हिचक अपनी कलाई तोड़ी, जबरन हाथ हथकड़ी से निकाला और पहरेदार के आते ही दरवाजे के पीछे छिप गया। लाओ चुआन ने कुशलता से जमीन पर पड़े पुलिसकर्मी को चाकू मारकर मार डाला, फिर दूसरे का गला रेता और आसानी से भाग निकला। एम्बुलेंस के पास से गुजरते हुए लाओ चुआन ने एक स्कैल्पेल और अस्पताल का गाउन लिया ताकि मरीज बनकर भाग सके, पर संत ने उसे सिर्फ वार्ड से बाहर जाने दिया। संत ने लाओ चुआन को एम्बुलेंस में डाल दिया, पर यह नजारा पीछा कर रहे ताइक्सी ने देख लिया। उसने रोकने की कोशिश की, पर संत पहले ही एम्बुलेंस लेकर दामाई पर्वत की ओर निकल चुका था। इतने सालों से वह झिंग शिव को ढूंढ रहा था, हालांकि जानता था कि वह जीवित नहीं, पर जिंदा को जीते जी और मुर्दे को मरने के बाद देखना चाहता था। इसलिए संत ने लाओ चुआन को जीवित छोड़ा ताकि वह झिंग शिव की अस्थियां ढूंढने में मदद करे, पर लाओ चुआन अब भी वैसा ही था, एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। संत ने तुरंत उसे चाकू दे मारा। चाकू खाने के बाद लाओ चुआन ने सच बोला। आज पुलिस सुरक्षा नहीं थी तो वह मजबूरन आज्ञा मानकर संत को कुछ बड़े पत्थरों के पास ले गया, इशारा करते हुए कि झिंगशिऊ यहीं दफन है। संत की आंखों में आंसू आ गए, पर जल्दी संभल गया। उसने लाओ चुआन को खोदने के लिए कुदाल दे दी। जल्द ही लाओ चुआन को एक प्लास्टिक की थैली मिली जिसमें उसकी प्यारी पत्नी और बच्चों को पिछले 3 साल से रखा गया था। संत का दिल हजारों तीरों से छलनी हो गया, लेकिन तभी आरशी को जमीन पर पटक दिया गया। यह झिंग शिव का कब्र नहीं बल्कि लाओ चुआन का औजार छिपाने का स्थान था। फिर उसने खुद को खोला, थैली से ड्रिल निकाली और आरशी के सामने फेंक दी। आरशी ने टेंग की परवाह नहीं की, वह बस झिंग शिव को खोजना चाहता था। अंत में वह लाओ चुआन की बताई दिशा में रेंगने लगा। यह छोटी सी दूरी राशि को खोजने में पूरे 3 साल लगे। प्रिय पहाड़ के पार इस जन्म में मिलना मुश्किल। लाओ चुआन ने कई परिवार बर्बाद किए, पर वह अभी भी दूसरों को पीड़ा देने का शौकीन था। उसने रेंच उठाया और अर्शी को पकड़ लिया। ताई शिव समय पर पहुंचा। अर्शी गंभीर रूप से घायल था, पर अंतिम सांस में उसने झिंग शिव का स्थान बताया। ठीक है, कृपया मुझे बताएं। रशी ने अंतिम सांस ली। वह पत्नी को नहीं छोड़ सकता था। चाहता था ताइशिउ उसे ढूंढकर ठीक से दफनाए, पहाड़ पर अकेला न छोड़े। ताइशिउ टूट गया। उसकी बहन बहनोई और अजन्मा भतीजे को लाओ चुआन ने मारा। पुलिस होकर भी वह परिवार की रक्षा न कर सका, किसकी करेगा? ताइशिउ ने गुस्से में लाओ चुआन को पटका और पागलों की तरह मुक्के मारने लगा। लेकिन तब तक सशस्त्र पुलिस बल पहुंच चुका था। वे स्नाइपर राइफलें लिए धीरे धीरे आ रहे थे। डर था कि ताइसु गुस्से में लाओ चुआन को मार न दे। कोरिया का कानूनी प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। इस समय ताइसु पीड़ा से व्याकुल था। उसने एक पत्थर उठाया और लाओ चुआन को मारने को तैयार हुआ। यह वाक्य अच्छे इंसान का मंत्र था। ताइसु विरोध न कर सका। उसने धीरे से पत्थर नीचे रख दिया। लाओ चुआन यह देख मुंह फाड़कर हंसा, खुश और पागल सा। ताइसु का दिल धक से रह गया। अच्छे लोग बहुत बंधे हुए हैं। ये बुरे लोगों को छूट देना है। अचानक ताइसु गिर पड़ा। उसके हाथ में गोली लग गई थी। फिर लाओ चुआन को बचा लिया गया। अजीब बात, कोरियाई पुलिस को उसे अस्पताल भेजना पड़ा। जब वह ठीक हुआ, उसे वापस जेल भेज दिया गया ताकि वह फिर से चिकन और सुअर का मांस खा सके। पर उन औरतों का क्या जिन्हें उसने मारा, जिनके अपने छीन लिए गए? क्या उन्हें नरक में होना चाहिए? ताइसु ने अचानक जीशी की बंदूक छीन ली। जीशी ने मुंह फेर लिया ताकि कोई गवाह न हो।
लाओ छुआन के चेहरे पर खून फैल गया। वह बुरी तरह मुस्कुराया और मर गया, लेकिन उसने ताए सू को जो दर्द दिया वह जीवन भर रहेगा। यह उसे एक बुरी जीत का एहसास था। लाओ छुआन जन्म से बुरा था, उसे सिर्फ मौत की सजा ठीक थी, पर मानवाधिकारों की दया ने कानून को कमजोर कर दिया है। अपराधियों को निडर बना दिया, सजा बेमानी हो गई, पीड़ित बेसहारा हो गए। ताई सू की गोली पीड़ितों की चीख थी, मौत की सजा तुरंत देने की मांग थी। दुष्ट को नरक जाना चाहिए, वरना अच्छे लोग बुरे बन जाएंगे। ठीक है, आज की कहानी बस इतनी। मैं शाओबान हूं, अगली बार मिलेंगे।